नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो के इस अंक में हम बात करेंगे संविधान निर्माण के दौरान जिन समितियों का गठन किया गया था उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंक में हमने संविधान निर्माण को लेकर के चर्चा करी थी। आप संबंधित वीडियो के अंक को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो के अंकों में किसी भी तरह के सुधार को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करके आप सभी साथियों तक बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो के अंक को, जिसमें हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की समितियों को लेकर के। देखिए, पिछले वीडियो के अंक में हमने आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया बताई थी। कहा था कि जुलाई और अगस्त माह 1947 में 1946 में जो है कि आपके चुनाव यहाँ पर होते हैं। लगभग जो है कि 296 सीटों पर चुनाव होते हैं और इन 296 सीटों में से 208 सीटें आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, जबकि 15 सीटों पर विजयी हुए थे जो स्वतंत्र प्रत्याशी थे वो है। तो इन सभी लोगों के द्वारा 296 लोगों के द्वारा मिलकर के संविधान का निर्माण का किया जाना तय हुआ था। हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और एक अलग से राष्ट्र की मांग यहाँ पर करी थी, पाकिस्तान की। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को हटाने के बाद जो सदस्य यहाँ पर बचते हैं उनके द्वारा जो है कि यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान का निर्माण होता है, भारतीय संविधान का। और संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय यहाँ पर लगता है। और इस संविधान के निर्माण के दौरान यहाँ पर 12 बैठकें होती हैं मुख्य रूप से। और जो अंतिम बैठक हुई थी वह है आपके 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन संविधान में हस्ताक्षर किए गए थे अध्यक्ष के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा और अन्य सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और भारत के संविधान को लागू यहाँ पर किया गया 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वह 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद, उसका अवलोकन करने के बाद प्रारूप तैयार किया गया था और उस प्रारूप में 114 दिनों तक चर्चा हुई थी। तो पिछले वीडियो के अंक में यहीं पर जब हम आपको समझा रहे थे चीज़ों को, तो 114 दिन ना बोल करके सीधे सीधे हमें केवल 14 दिन यहाँ पर बोल गए थे। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी जिसको यहाँ पर हम सुधार कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि जो पिछले वीडियो के अंक के दौरान समझाने के तहत जब संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया था संविधान के विकास को लेकर के, उस पर 114 दिनों तक चर्चा हुई थी, ना कि 14 दिन। ठीक है, तो 114 दिनों तक चर्चा हुई थी प्रारूप को लेकर के, संविधान के प्रारूप जिसका निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो उसी क्रम पर संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण संबंधी कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिनमें से हम देखते हैं कि 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी और कुछ अन्य छोटी यहाँ पर समितियां भी रही थी। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान सभा जो थी उसको 2 तरह के कार्य सौंपे गए थे। एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा आम कानून बनाने, आम जनता के लिए, देश के लिए कानून बनाने का कार्य भी इसको सौंपा गया था। तो 2 तरह के कार्य करती थी संविधान सभा और इन कार्यों को संचालन के लिए समितियों की जरूरत पड़ी थी, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी और कुछ अन्य समितियां रही थी। इस पर हम चर्चा करेंगे कौन सी समितियां रही थी। तो पहली जो सबसे प्रमुख समिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है उसकी अगर हम बात करें तो संघ शक्ति समिति यहाँ पर रहती है। और संघ शक्ति जो समिति थी उसकी अध्यक्षता यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इसमें सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 9 सदस्य इसमें शामिल थे। तो संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। इसके सदस्यों की संख्या यहाँ पर 9 थी। दूसरी जो समिति यहाँ पर है सबसे बड़ी, वह संघीय संविधान समिति है। तो संघीय संविधान समिति में 15 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो ये 2 प्रमुख समितियां जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसके अलावा अन्य समितियां भी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, जिसमें कि हम देखते हैं कि वार्ता समिति भी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में कार्य करा था वार्ता समिति ने। और जो कि कह सकते हैं कि जो राज्यों से संबंधित समझौते वाली समिति थी
वो उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसको वार्ता समिति भी कहा जाता है। और राज्यों से संबंधित समितियां या फिर कह लें कि राज्यों के मध्य समझौता की जो समिति थी उसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और ये दो प्रमुख समितियां आपको ध्यान रखनी है, एक तो संघ शक्ति समिति जिसमें जो है कि 9 सदस्य थे, और संघीय संविधान समिति जिसमें जो है कि 15 सदस्य थे। दोनों ही की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तीसरी प्रमुख समिति यहाँ पर आती है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी। लौह पुरुष, भारत के विस्मार्क कहा जाता है जिनको, और इन्होंने भारत के एकीकरण पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता करी थी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसमें सदस्यों की संख्या यहाँ पर थी 25। तो प्रांतीय संविधान समिति में सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी तो 25 होगी। अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सबसे प्रमुख समिति जो थी चौथी समिति, प्रारूप समिति, जिसने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे ज्यादा योगदान इसी का रहा है प्रारूप समिति का। इसकी अध्यक्षता करी थी आपकी भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसमें सदस्यों की संख्या कुल मिला के 7 थी, और अध्यक्ष को अगर हटा दिया तो कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर थी 6। तो मुख्य रूप से 7 सदस्यों की संख्या यहाँ पर थी प्रारूप समिति में, और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। पांचवी जो समिति है वह मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, यानी कि जो परामर्शदाता समिति थी वो मौलिक अधिकारों से रही हो, अल्पसंख्यकों से, जनजाति क्षेत्रों से और बहिष्कृत क्षेत्रों से जो परामर्श समिति थी उसकी अध्यक्षता करी थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और जो मौलिक अधिकारों की समिति रही थी, ठीक है, टोटल इस पूरे अगर जो ये समिति रही थी परामर्शदाता समिति, इसमें अगर सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो 54 सदस्य इसमें रहे हुए थे, जिसमें मूल अधिकार, मौलिक अधिकार थे, अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों से प्रावधान और बहिष्कृत क्षेत्रों से जो प्रावधान के लिए जो निर्माण कार्य यहाँ पर संविधान में जो है कि इनके हितों के संरक्षण के लिए जो सलाहकार समिति रही थी, परामर्शदाता समिति रही थी, उसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी, और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या यहाँ पर थी 54। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपको ध्यान देना है। और इसी समिति के अंतर्गत 5 प्रमुख उप समितियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि पहली जो समिति थी वो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता आपकी JB कृपलानी ने करी थी। तो ये किसकी उप समितियों की बात हो रही है? ये उप समितियों की बात हो रही है मौलिक अधिकारों से संबंधित, अल्पसंख्यक, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, परामर्शदाता समिति थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी। तो उसके अंतर्गत जो 5 प्रमुख उप समितियां थी उनकी बात हो रही है। पहली उप समिति इनमें रही थी मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने करी थी। दूसरी जो उप समिति थी वो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता HC मुखर्जी के द्वारा की गई थी। तीसरी जो समिति यहाँ पर थी उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र थे जिसमें असम को छोड़ दिया गया था। अन्य जो क्षेत्र थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये वाले क्षेत्रों के लिए जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बारदोली कह लें, बरदोई कह लें, इनके द्वारा की गई थी। गोपीनाथ बरदोई बारदोली के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। नॉर्थ ईस्ट जो सीमांत क्षेत्र थे, उत्तर पूर्वी का सीमांत क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र जिसमें असम को छोड़ दिया गया था, अन्य जो छोड़े हुए क्षेत्र थे उनकी समिति की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता करी थी गोपीनाथ बारदोई या बरदोली ने। ठीक है, जो चौथी समिति यहाँ पर थी छोड़े गए, जो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे और अन्य जो क्षेत्रों में जो शामिल नहीं क्षेत्र किए थे उनके लिए जो उप समिति बनाई थी उसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो AV ठक्कर साहब ने यहाँ पर करी थी। ठीक है, तो AV ठक्कर ने करी थी छोड़े गए क्षेत्र और आंशिक रूप से जो छोड़े गए क्षेत्र थे, जिसमें असम क्षेत्र को भी बाहर रखा गया था इस क्षेत्र से भी, क्योंकि असम क्षेत्र को जो शामिल किया गया था वो उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति के क्षेत्र में शामिल किया गया था। और इसकी अध्यक्षता यहाँ पर करी थी गोपीनाथ बरदोई के द्वारा या बारदोली के द्वारा। ठीक है, तो असम को कहाँ पर शामिल किया गया था? उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति के क्षेत्र के लिए जो उप समिति थी उसमें असम को शामिल किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बरदोई के द्वारा या बारदोली के द्वारा की गई थी। और छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की अध्यक्षता किसने करी थी उप समिति की? तो AV ठक्कर ने करी हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये ध्यान देना है। छठी जो समिति है, प्रमुख जो समिति है वो प्रक्रिया नियम समिति है। प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा करी गई थी। सातवीं जो प्रमुख समिति है वह राज्यों के लिए समिति, यानी कि राज्यों
से समझौता करने वाली वार्ता जो समिति थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो राज्यों के लिए समिति या राज्यों के लिए समझौता करने वाली समिति की अध्यक्षता, वार्ता समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। संचालन समिति की अध्यक्षता करी थी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो संचालन समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रक्रिया नियम समिति या नियम समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब छोटी समितियों को लेकर के। टोटल यहाँ पर 13 प्रमुख छोटी समितियां हैं और इनकी अध्यक्षता किसने करी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली जो प्रमुख समिति यहाँ पर रही है छोटी समिति के तौर पर, वह वित्त एवं कर्मचारी यानी कि समिति, यानी कि स्टाफ से संबंधित जो वित्तीय स्टाफ से संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। और प्रत्यात जो क्रीडेंशियल समिति थी, प्रत्यातक जो क्रीडेंशियल समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। सदन जो समिति थी यानी कि जो संविधान सभा थी उसकी जो है कि जो सदन की जो कार्य थी उसकी समिति की जो अध्यक्षता करी थी वो बी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। तो 3 प्रमुख समितियां यहाँ पर छोटी समितियों पर हमने चर्चा करी अभी। एक तो वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ से संबंधित समिति जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, और प्रत्यार्थ यानी कि क्रीडेंशियल जो समिति रही थी उसकी अध्यक्षता जो है कि अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा की गई थी। सदन समिति की अध्यक्षता बी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा। कार्य संचालन यानी कि जो भी कार्य किए जाते थे संविधान सभा के द्वारा उनके संचालन की जो समिति थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा की गई थी। और वहीं पर राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण को लेकर के जो समिति थी उस समिति की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित 3 प्रमुख समितियां हैं। एक तो आपको ध्यान देना है कि नियम यानी कि जो प्रक्रिया नियम समिति रही है, और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति रही है, और साथ ही संचालन समिति की अध्यक्षता, इन 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता आपकी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता जो कि जी.वी. मावलंकर ने करी थी। जैसा कि पिछले वीडियो के अंक में भी हमने आपको बताया था कि संविधान सभा को 2 तरह के कार्य सौंपे गए थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा साथ ही साथ जो है कि भारत के आम जनता के लिए कानून को बनाना। जब भी संविधान सभा की संविधान निर्माण को लेकर के जब बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता जो है कि आपके करते थे राजेंद्र प्रसाद जी, और उसके अलावा जो नियम कानून बनाने के लिए, आम जनता के लिए नियम कानून बनाने से संबंधित संसद संबंधी जब समिति के कार्य होते थे उसकी अध्यक्षता आपकी जी.वी. मावलंकर करते थे। तो वही बात यहाँ पर है कि संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर के द्वारा की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति थी उसकी अध्यक्षता एस वरदाचारी के द्वारा की गई थी, और एस वरदाचारी जो 299 सदस्य यहाँ पर थे संविधान सभा में, उनमें से निर्वाचित सदस्य नहीं थे। यानी कि संविधान सभा के लिए जो सबसे पहले 296 सदस्यों का चुनाव यहाँ पर किया जाता है, और उन सदस्यों में, चुने हुए सदस्यों में शामिल नहीं थे एस वरदाचारी, ये बाहर से नामित सदस्य रहे थे एस वरदाचारी। ठीक है। इसके अलावा जो 8वीं प्रमुख छोटी समिति थी उसमें जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, जिसमें हमने आपको बताया था कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और इसके अलावा जो है कि जो दिल्ली का क्षेत्र हो गया, और उसके अलावा मारवाड़ का क्षेत्र हो गया, ये 4 प्रमुख आयुक्त प्रांत थे। उनकी समितियों की अध्यक्षता करी थी आपकी बी पट्टाभी सीतारमैया ने। तो बी पट्टाभी सीतारमैया ने एक तो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति के लिए अध्यक्षता करी थी, और दूसरी जो सदन समिति थी उसकी अध्यक्षता करी थी बी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जो समिति थी, यानी कि संविधान के निर्माण में जो भी खर्चा आ रहा था उसके जो वित्तीय प्रावधान थे उससे संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता नलिनी रंजन सरकार के द्वारा करी थी। ठीक है, नलिनी रंजन सरकार ने करी थी, और नलिनी रंजन सरकार भी जो है कि जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य थे उनमें शामिल नहीं थे, यानी कि इनको भी बाहर से नामित किया गया था। जो कि संविधान के निर्माण में जो वित्तीय प्रावधान थे, जो वित्तीय खर्चा आ रहा था संविधान के निर्माण को लेकर के, उसके वित्तीय प्रावधानों के संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे थे नलिनी रंजन सरकार। 10वां जो प्रमुख समिति रही थी भाषाई प्रांतों को लेकर के समिति रही थी, जिसकी अध्यक्षता एस के डार के द्वारा की गई थी।
और यह एस के डार भी जो है कि आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इनको भी बाहर से नामित किया गया था। जो निर्वाचित सदस्य यहाँ पर थे 299, उसमें ये शामिल नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एस के डार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी भाषाई आयोग की। 11वीं जो समिति थी वो प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी, यानी कि संविधान का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा था उसकी जांच के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो समिति रही थी, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और प्रेस दीर्घा, यानी कि प्रेस से संबंधित जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको लेकर के जिस समिति की अध्यक्षता करी थी वह उषानाथ सेन के द्वारा की गई थी। तो प्रेस दीर्घा की अध्यक्षता किसने करी थी? प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्षता उषानाथ सेन ने करी थी। और प्रारूप संविधान की जो जांच, प्रारूप संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो विशेष समिति उसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नागरिकता पर तदर्थ समिति, यानी कि नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान होंगे और किस तरह से नागरिकता दी जाएगी भारत के लोगों को, तो उसको लेकर के जो समिति यहाँ पर बनाई गई थी वो उसकी अध्यक्षता भी एस वरदाचारी के द्वारा की गई थी। और ये पहले भी बता चुके हैं कि ये भी निर्वाचित सदस्यों में शामिल नहीं थे। एस वरदाचारी ने 2 प्रमुख समितियों का यहाँ पर नेतृत्व किया था, अध्यक्षता करी थी। एक तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के लिए जो तदर्थ समिति थी, और साथ ही जो नागरिकता के जो गाइडलाइंस थी, यानी कि नागरिकता देने का जो क्राइटेरिया था उसको लेकर के भी जो समिति रही थी उसकी अध्यक्षता भी एस वरदाचारी ने करी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण छोटी समितियां यहाँ पर हैं, 13 प्रमुख समितियां हैं। तो यहाँ से बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत सारी परीक्षा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक तो सदन समिति पूछा गया है, कार्य संचालन समिति यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज तो बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है, संविधान सभा के कार्यों को लेकर के अध्यक्षता किसने करी थी, या जब संविधान की जो है कि सदन की बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये आपको ध्यान देना है। जीवी मावलंकर के द्वारा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति पूछा गया है। प्रेस दीर्घा भाषाई आयोग प्रांत की अध्यक्षता पूछी गई है। और नागरिकता पर तदर्थ समिति भी बहुत बार प्रश्न में यहाँ पर से पूछा गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण बात होती है वो प्रारूप समिति को लेकर के बात होती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि प्रारूप समिति ने किस तरह से संविधान का निर्माण किया, क्योंकि प्रारूप समिति के द्वारा ही पूरे के पूरे संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है, इसमें वाचन किए जाते हैं और जो भी संशोधन थे वह यहाँ पर प्रारूप समिति के द्वारा ही किए जाते हैं। संविधान लिखने का कार्य, प्रारूप ड्राफ्ट बनाने का कार्य पूरा का पूरा संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति थी उसने करा हुआ था संविधान सभा के अंतर्गत। तो संविधान सभा की जो समितियां रही थी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति आपकी प्रारूप समिति रही थी। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और यह ऐसी समिति थी जिसको जो है कि भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और भारत में कुछ किस तरह से संविधान निर्माण होगा, क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, कौन से नियम यहाँ पर लागू किए जाएंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के मसौदा यानी कि एक प्रारूप तैयार किया, प्रस्ताव बनाया और जिसके आधार पर संविधान लिखा गया भारत का। और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया प्रारूप समिति का। और इसमें सदस्यों की संख्या की अगर बात करें, कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर 7 थी और अध्यक्षता करी थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। और अन्य जो सदस्य जो रहे थे बी.आर. अम्बेडकर जी के अलावा जो 6 प्रमुख सदस्य थे उनकी अगर हम बात करते हैं, तो एक तो सबसे पहले जो सदस्य रहे थे वह आपके रहे थे एन गोपाल स्वामी आयंगार। तो एन गोपाल स्वामी आयंगार प्रमुख रहे थे। दूसरे नंबर पर अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर रहे थे। तीसरे नंबर पर डॉक्टर के एम मुंशी रहे थे। चौथे नंबर पर सैयद मोहम्मद सादुल्ला रहे थे। पांचवें नंबर पर एन माधव राव रहे थे। एन माधव राव किसकी जगह आए थे, तो ये बी.एल. मित्र की जगह आए थे। बी.एल. मित्र ने निजी स्वास्थ्य कारणों के चलते, अपने निजी परेशानियों के चलते यहाँ पर त्यागपत्र दिया हुआ था और बी.एल. मित्र की जगह यहाँ पर ली थी एन माधव राव ने। हालांकि सबसे पहले बी.एल. मित्र को ही संविधान सभा के अंतर्गत प्रारूप समिति का सदस्य चुना गया था। छठे नंबर के जो सदस्य थे वो टी.टी. कृष्णामाचारी रहे थे और टी.टी. कृष्णामाचारी ने डी.पी. खेतान की जगह ली थी। 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णामाचारी को चुना जाता है प्रारूप समिति के सदस्य के तौर पर। तो प्रारूप समिति में कुल मिला के 6 सदस्य थे, अध्यक्ष के साथ इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्षता करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। एन गोपाल स्वामी आयंगर पहले सदस्य थे। दूसरे सदस्य अलादि कृष्णाम स्वामी अय्यर थे। तीसरे सदस्य डॉक्टर के एम मुंशी थे। चौथे सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे।
5वें सदस्य एन माधव राव थे। एन माधव राव BL मित्र की जगह आए थे। 6ठे सदस्य TT कृष्णामाचारी थे और TT कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह आए थे। DP खेतान की मृत्यु 1948 के बाद TT कृष्णामाचारी सदस्य रहे थे प्रारूप समिति के। अब बात करेंगे आगे प्रारूप समिति को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें रही थी कि इसने क्या कार्य किए थे, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो प्रारूप समिति ने संविधान का सबसे पहले प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया एक, और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। तो प्रारूप समिति ने जो संविधान का मसौदा तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था, उसको जो है कि फरवरी 1948 में प्रकाशित करा और भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, भारत के लोगों के सामने रखा, आम जनता के सामने रखा और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए लगभग 8 महीने का समय दिया गया। तो पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित होता है और उसको जनता के सामने रखा जाता है। उसके बाद इसमें किस तरह से संशोधन आप चाहते हैं, क्या आपके विचार हैं, उसको लेकर के आपके विचारों को पर की सहमति के आधार के लिए जो है कि 8 माह का यहाँ पर समय दिया गया और 8 माह के अंतर्गत जो भी सुझाव आए उसके आधार पर दोबारा से इसका दूसरा प्रारूप तैयार किया गया और जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित पुनः किया गया। यानी कि लोगों की शिकायतें, आलोचनाएं जो हुई थी, जो सुझाव आए थे, उसके परिप्रेक्ष्य पर प्रारूप समिति के द्वारा संविधान निर्माण का दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इस दूसरे ड्राफ्ट को अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। तो पहला ड्राफ्ट होता है फरवरी 1948 में प्रकाशित होता है और दूसरा ड्राफ्ट प्रकाशित होता है अक्टूबर 1948 में। और प्रारूप समिति ने जो अगला अपना प्रारूप बनाया था उसको जो है कि कम से कम 6 माह के अंदर ही यहाँ पर बना दिया था और इसी दौरान उसकी 141 बैठकें हुई थी। तो प्रारूप समिति के द्वारा अपना जो प्रारूप तैयार किया गया था उसको निर्माण में यहाँ पर 6 से भी कम माह का समय लिया, यानी कि तकरीबन 5 माह के अंदर ही इस प्रारूप को तैयार किया और इस प्रारूप को तैयार करने के दौरान कुल मिलाकर के 141 बैठकें यहाँ पर आयोजित की गई थी। संविधान सभा का जो प्रभाव था, प्रारूप संविधान का जो प्रभाव में आना था, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी कि जो अंतिम प्रारूप था, पहला प्रारूप फरवरी 1948 में आता है और दूसरा प्रारूप यहाँ पर अक्टूबर 1948 में आता है और तीसरा जो अंतिम प्रारूप था संविधान, जिसके बाद संविधान प्रभाव में आता है, वह प्रारूप वह प्रकाशित किया गया था 4 नवंबर 1948 में। तो 4 नवंबर 1948 में अंतिम प्रारूप पेश किया गया और इसको पढ़ा गया, पहली बार पढ़ा गया संविधान को, क्योंकि इससे पहले केवल चर्चा हुई थी, लोगों के सामने रखा गया था, लेकिन जो सदन में संविधान सभा का जो सदन था उसमें पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 में। और इसके लिए जहां पर 5 दिन तक इसमें चर्चा हुई इस प्रारूप को लेकर के और 9 नवंबर 1948 तक यहाँ पर चर्चा होती है। ठीक है, 9 नवंबर 1948 तक इसमें चर्चा होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पहला प्रारूप आया था जिसमें संविधान सभा में जिसको पहली बार पढ़ा गया था, वह प्रारूप आता है, अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 में आता है और 9 नवंबर 1948 यानी कि 5 दिनों तक इसमें चर्चा होती है। 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चर्चा होती है, आम चर्चा होती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी बार संविधान के इस प्रारूप पर चर्चा की जाती है और ये दूसरी चर्चा होती है आपकी 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और इसमें खंडवार तरीके से, यानी कि जितने भी खंड यहाँ पर बनाए गए थे, जितने भी सेगमेंट थे, उन सभी पर एक विषय, प्रत्येक विषय पर यहाँ पर चर्चा होती है, प्रत्येक अनुच्छेद पर यहाँ पर चर्चा की जाती है और यह कार्य हुआ था 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। यानी कि तकरीबन हम देख सकते हैं कि 7 से 8 महीने तक लगातार दूसरी बार संविधान के प्रारूप पर चर्चा होती है, संविधान के निर्माण को लेकर के चर्चा होती है, जो भी वहाँ पर जो भी नियम कानून बनाए गए थे उस पर चर्चा होती थी। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक ये चर्चा होती है और इस अवधि के दौरान तकरीबन हम देखते हैं कि 7,653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं संविधान सभा के पास और प्रारूप समिति के पास कह सकते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति को ही संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो प्रारूप समिति के पास जो है कि 7,653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं, जिसमें से असल तरीके से जो चर्चा होती है वो केवल 2473 प्रस्तावों पर ही चर्चा हो पाती है, यानी कि 2473 प्रस्तावों पर ही चर्चा हो पाती है। ठीक है, यानी कि तकरीबन देख सकते हैं कि एक तिहाई प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा हो पाती है और शेष पर छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 7,653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं, जिनमें से 2,473 प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि
तीसरा वाचन शुरू होता है संविधान की सभा को लेकर के, जो कि यहाँ पर हमारा जो शुरू होता है वो 14 नवंबर 1949 से इसमें विचार होना शुरू होता है। और इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन से वाचन में या कौन सी चर्चा के दौरान या कौन सी तिथि को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव पेश किया गया। तो वह तीसरे वाचन के दौरान 14 नवंबर 1949 को ये पेश किया गया था। और संविधान के प्रारूप के दौरान यह प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को जो है कि हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को पारित यानी कि घोषित कर दिया गया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को, यानी कि जो प्रारूप बनाया गया था संविधान का, उसको 26 नवंबर 1949 को घोषित यानी पारित कर दिया गया। भारत का संविधान बनकर के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, आसान सी भाषा में बात करें तो। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। और संविधान सभा में जो है कि कुल 299 सदस्यों में से जिस दिन हस्ताक्षर होते हैं उनमें केवल यहाँ पर हम देखते हैं कि 284 सदस्य ही यहाँ पर उपस्थित थे। तो संविधान में जब हस्ताक्षर होते हैं अध्यक्षों के साथ साथ सदस्यों के, उस दौरान कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284 सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर करे हुए थे। और संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन हम भारत के लोग संविधान में जो सभा का द्वारा निर्मित जो संविधान था उसको अपनाते हैं, लागू करते हैं और स्वयं को संविधान सौंपते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में किस दिन का उल्लेख किया गया है? 26 नवंबर 1949 को उस दिन का उल्लेख किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया और लागू किया तथा संविधान को अपने आप को सौंपा। यहाँ पर एक बात और है कि जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान था उसमें प्रस्तावना के साथ यहाँ पर हम देखते हैं 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 395 तो अनुच्छेद हैं ही हैं, और इनके अगर अनुच्छेदों के भी सब अनुच्छेद अगर जोड़ दिए जाते हैं तो लगभग 465-68 तक ये अनुच्छेद होते हैं। तो ओवरऑल जो अनुच्छेदों की बात होती है, एग्जैक्ट जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं। और यहाँ पर जो अनुसूचियाँ हैं वह यहाँ पर हम देखते हैं कि 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। और जो पहले का संविधान था प्रारंभ में, उसमें हम देखते हैं कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। केवल अनुसूचियों में यहाँ पर बदलाव आया है, पहले 8 अनुसूचियां थी तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले भी 22 भाग थे, अब भी 22 भाग हैं। पहले भी 395 अनुच्छेद थे, अब भी 395 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना को पूरे संविधान लागू होने के बाद ही लागू किया गया, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उसके बाद संविधान की प्रस्तावना को लागू यहाँ पर किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के निर्माण में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया और अपने तर्क शक्ति के चलते, अपने प्रभावशील दलीलों के लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए इन्हें भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पिता किसको कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और भारत के संविधान के जो प्रमुख शिल्पकार रहे हैं उनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो किसको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? जो भारतीय संविधान के शिल्पकार रहे हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनको आधुनिक मनु की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है। अब देखिए, ये तो संविधान में जो प्रारूप समिति थी जिसने संविधान का निर्माण किया संविधान सभा के अंतर्गत, उसके बारे में चर्चा हुई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, प्रथम वाचन कब हुआ था ये आपको ध्यान देखना है। संविधान सभा का जो प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक ये चला हुआ था, ये प्रथम वाचन आपका रहा था। दूसरा वाचन जो रहा था वो 15 नवंबर 1948 से लेकर के, ठीक है, 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला हुआ था, दूसरा वाचन। तीसरा वाचन जो चला हुआ था वह 31 कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर
1949 को यहाँ जो तीसरा वाचन यहाँ पर रहा था, तीसरा वाचन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आपको दोबारा से यहाँ पर ध्यान देना है। तीसरा वाचन जो है कि 14 नवंबर 1949 को चला हुआ था। तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला हुआ था तीसरा वाचन। तो तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1949 से लेकर के ये चला हुआ था 26 नवंबर 1949 तक, जब संविधान बन करके तैयार होता है। जब यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके द्वारा हमने आपको बताया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान से तृतीय वाचन शुरू होता है और इसके बाद पूरी तरह जो संविधान बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को संविधान घोषित या पारित किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य जानकारी प्रमुख रही थी। संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था, संविधान को सजाने का कार्य किसने किया था, इस पर यहाँ पर कुछ चीजें हैं। देखिए, जो संविधान सभा थी उसके द्वारा संविधान के में जो है कि जो अपना प्रतीक था, जो मोहर थी, वो हाथी को चुना गया था। तो संविधान सभा के द्वारा प्रतीक के तौर पर मोहर के रूप पर किसको चुना गया था? तो हाथी को यहाँ पर चुना गया था। सर BN राव, ना कि भीमराव अंबेडकर जो थे, यानी BR अम्बेडकर जो थे वह आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उसके अलावा BN राव जो थे, BN राव ने संविधान सभा के लिए जो संवैधानिक सलाहकार समिति थी, यानी कि कानूनी सलाहकार जो समिति थी, उसके ये अध्यक्ष रहे थे। तो BN राव संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर। BN और BR में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर HVR आयुंगर की बात होती है तो यह संविधान सभा के सचिव नियुक्त थे। तो संविधान सभा के सचिव किसको चुना गया था? HVR आयुंगर को चुना गया था संविधान सभा का सचिव। जो LN मुखर्जी थे, LN मुखर्जी ये संविधान सभा का जो प्रमुख प्रारूप था, यानी कि ड्राफ्ट चीफ ड्राफ्टमैन जिसको कहा जाता है, उसके ये अध्यक्ष रहे थे। तो चीफ ड्राफ्टमैन का कार्य किसने किया था, या संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार कौन था? प्रमुख प्रारूपकार कह लें या चीफ ड्राफ्टमैन कह लें, वह रहे थे आपके LN मुखर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को लिखने का कार्य किया था, मुख्य रूप से सुलेखन का कार्य किया था, यानी कि इन्होंने संविधान को लिखा हुआ था। और मूल संविधान जो है कि एक प्रवाहम यानी कि इटैलिक भाषा कह लें या एक प्रवाहन शैली में लिखा गया है हाथ से। तो संविधान को हाथ से लिखने का कार्य किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने करा था संविधान को हाथ से लिखने का कार्य। और संविधान किस शैली में लिखा गया है? तो इटैलिक शैली में लिखा गया है, या संविधान एक प्रवाहन शैली में लिखा गया है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण करने का कार्य करें तो इसकी सजावट जो है कि शांति निकेतन के कलाकारों ने करी थी, जिसमें जो है कि मदन लाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा रहे थे। ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा और मदन लाल बोस ये आपके मुख्य रूप से इन्होंने संविधान का जो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, उसको सौंदर्यीकरण करने का, उसमें सजावट करने का कार्य इन्होंने करा हुआ था मदन लाल बोस के द्वारा और साथ ही साथ ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। मूल प्रस्तावना को, जो प्रस्तावना है संविधान की, तो उसको यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि पूरा का पूरा संविधान जो है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, जो कि इटैलिक शैली में और या एक प्रवाहन शैली में लिखा गया है। उसके अलावा जो ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा हैं, उन्होंने प्रस्तावना में ज्यामिति और सौंदर्यीकृत करके उसको अलंकृत करने का कार्य किया है। तो पूछा जाएगा संविधान की मूल प्रस्तावना को किसने सौंदर्यीकरण या ज्यामिति के द्वारा अलंकृत करने का कार्य किया है? वह ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा उसको अलंकृत करने का कार्य किया गया मूल प्रस्तावना को। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं जो मूल संविधान है उसका हिंदी संस्करण, संविधान तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, अब उसको हिंदी संस्करण में लिखने का कार्य किसने किया है? तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है। तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा संविधान का जो इंग्लिश संस्करण है उसको हिंदी संस्करण में लिखने का कार्य किया है। संविधान के मूल हिंदी संस्करण को लिखने का कार्य किया है वसंत कृष्ण
वैद्य ने, क्योंकि जो संविधान लिखा गया है वह जो कि आपके प्रेम बिहारी राय नारायण रायजादा के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इटैलिक शैली में, एक प्रवाहन शैली में लिखा गया है, जबकि हिंदी संस्करण को लिखने का कार्य किया है बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। और इस हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य किया है नंदलाल बोस के द्वारा। तो नंदलाल बोस ने हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य किया है, जबकि मदलाल बोस के द्वारा, यहाँ पर नंदलाल बोस होगा, उन्होंने जो है कि आपका अंग्रेजी संस्करण को जो मूल संस्करण है संविधान का उसको सौंदर्यीकरण करने का कार्य यहाँ पर किया हुआ है। तो नंदलाल बोस ने हिंदी का और साथ ही नंदलाल बोस के द्वारा ही अंग्रेजी का संस्करण भी यहाँ पर सजाने का कार्य किया गया, तो जो कि शांति निकेतन के कलाकार रहे थे। और प्रस्तावना को सजाने का कार्य किया है ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने, और हिंदी संस्करण को लिखने का कार्य किया है बसंत कृष्ण वैद्य ने। तो ये सारी चीज़ें संविधान के निर्माण को लेकर के थी, और जो समितियां यहाँ पर संविधान के निर्माण में जिन समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें जो है कि संघ संविधान समिति हो, संघ शक्ति संविधान समिति हो, मूल अधिकारों से संबंधित समिति हो, जिसमें 54 सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता करी थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी, जिसमें जो है कि 25 सदस्य यहाँ पर शामिल थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि प्रारूप समिति, जिसने मुख्य रूप से संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और उसके आधार पर जो है कि संविधान का निर्माण किया इन्होंने, उसमें 7 सदस्य थे। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। पंडित जवाहरलाल ने इस समिति में जो है कि 15 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, जिसमें 9 सदस्य थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में किसी भी तरह की सुधार को लेकर के आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करके बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। देखिए, जैसा कि पूरे देश में अभी नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण लगातार प्रसार होते फैलता जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा आपको दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, एक सामाजिक दूरी कह सकते हैं। और बाहर से जो हमारे प्रवासी साथी लोग आ रहे हैं उनके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करना है कि वो एक सामाजिक दूरी का पालन करें और क्वारंटीन जो नियम बनाया गया है उसका उल्लंघन ना करें। अपने को भी सुरक्षित रखें, अपने अपनों को भी सुरक्षित रखें। उम्मीद है कि बेहतर जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स जो है इस महामारी का कुछ न कुछ तोड़ निकालें। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।